डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं, यानी 4 किस्म के डेंगू के सब टाइप कह लो वायरसेस हैं। नंबर 1, 2, 3, 4। इनमें से टाइप 2 वायरस सबसे भयानक है। जिन लोगों में डेंगू ने कॉम्प्लिकेट करना है वो तीसरे से छठे दिन बुखार के ठीक होने के बाद ये वाला पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम क्रिटिकल फेज कहते हैं। जैसे हमें पता है कि वो हमारे टीएलसी काउंट को नीचे कर देता है, हमारे प्लेटलेट्स को नीचे कर देता है। पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं बॉडी में, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ये कैपिलरीज में से फ्लूइड को लीक आउट करता है। इवन ब्लीडिंग हमें इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कोई लैट्रिन के रास्ते से, कोई ऐसे उल्टी में खून, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो वो लिवर को अफेक्ट कर सकता है, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, किसी भी चीज़ को कर सकता है। तो ये सारा कॉम्प्लिकेटेड डेंगू। तो एक बहुत गलत प्रैक्टिस जो है, लोग जाके डेंगू की एंटीबॉडीज टेस्ट करा लेते हैं 2nd, 3rd, 4th डे को। सेहतनामा में आज बात डेंगू पर, और क्योंकि अक्सर जब गर्मियों का मौसम शुरू होता है और डेंगू के मरीज एकदम से बढ़ जाते हैं, क्या डेंगू से बचा भी जा सकता है, और अगर डेंगू हो जाए तो केयर कैसे करें, इस पर बात सीनियर कंसल्टेंट ओमनी क्लिनिक्स इंटरनल मेडिसिन के चंडीगढ़ से डॉक्टर संदीप छटवाल जी हमारे साथ हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पर बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप देख सकते हैं। आज बात उनके साथ डेंगू पर। वेलकम सर। सो डेंगू का सीज़न गर्मियाँ होती शुरू हो जाता है। हाँ जी, गर्मियाँ होते शुरू हो जाता है, पर ज़्यादा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हों, जहाँ पर पानी खड़ा हो, तो इस सीज़न में फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाता है। ऑल्दो सारा प्रकोप ज़्यादा रेनी सीज़न में आता है, क्योंकि उससे बट पहले वो कहते हैं कि सारे आप अपने कूलर का पानी खाली कर जी दीजिए, जी जो गमलों के नीचे आप प्लेट्स रखते हैं वो खाली जी कर दीजिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। जी जी। लेकिन इज दिस द राइट टाइम टू टॉक अबाउट डेंगू? हाँ जी, इट इज़ द राइट टाइम, बिकॉज अब इस टाइम से ही हम जो थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो आगे सारों के लिए थोड़ी सी जी। बेनिफिशियल हो सो जाएगी। ये कोई एक मच्छर है जिसके काटने से डेंगू होता है? हाँ जी, इसका नाम एडीज है। ओके। तो एडीज एक मॉस्किटो है जिसके कारण डेंगू फैलता है। पता चल सकता है कि मतलब कैसे, कब काट सकता है और बचा कैसे जा सकता है, सारा कुछ? सो डेंगू का जो मच्छर है वो दिन में काटने वाला मच्छर है। वो एक लो फ्लाइंग मच्छर है, और ये अक्सर जो हमारे फर्नीचर है, या हम जैसे हम गार्डन में कभी गार्डन चेयर्स लगा के बैठते हैं, इस लेवल पे फ्लाई करता है, और मॉर्निंग टाइम में काटता है। सो ये काटना थोड़ा सा अनलाइक जो मलेरिया का मच्छर है, वो शाम का मच्छर है, वो शाम में काटता है। एनोफिलीज मॉस्किटो मेनली उसको करता है जो मलेरिया करता है। जो ये मच्छर है ये दिन का मच्छर है, वो लो फ्लाइंग है, तो लातों में एक्सपोज्ड एरियाज में ज़्यादा काटता क्योंकि अक्सर गर्मियों में आप बैठे होते हैं गार्डन में या बाहर वॉक कर रहे हैं कहीं भी, तो चांसेस होते हैं। है। चांसेस होते हैं, वॉक करते थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि मूवमेंट पे मॉस्किटोज या कोई भी इंसेक्ट्स मूविंग ऑब्जेक्ट पे बैठते नहीं है, ओके। वो उड़ जाते हैं अच्छा, एकदम। तो आप जब बैठे हैं तो ध्यान रखिए कि अगर गर्मियां हैं तो डेंगू का मच्छर काट सकता है। अच्छा, डेंगू का मच्छर ने काट लिया, जी अब डेंगू के नाम से एक्चुअली सब लोग डर जाते हैं जी क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। कुछ लोग के तो सुनते हैं 20,000 प्लेटलेट्स आ गए, 30,000 आ गए, प्लेटलेट्स चढ़ाने भी पड़ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। तो डेंगू के में डिटेल से हमें बताइए कि जब मच्छर काट जाता है तो अब आगे अब एकदम से क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो डेंगू का मच्छर जब काटता है तो एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हर डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि एक मच्छर ने काटा, या किसी भी इंसेक्ट ने काटा, या कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आई, वहाँ से आपकी बॉडी में उस डिजीज़ का प्रकोप या उसके लक्षण कब आने शुरू हुए, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो टिपिकली जो डेंगू की डिजीज़ है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन का होता है। तो 7 से 10 दिन के अंदर पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं। बट एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि डेंगू का यदि मच्छर 100 लोगों को काटे तो सिर्फ 20-25 को सिम्टम आएंगे, कईयों को सिम्टम फिर भी नहीं आते। सिम्टम नहीं आते पर डेंगू होता है? डेंगू मतलब जो सिम्टम नहीं आते तो उन्हें पता भी नहीं लगता,
और यूजुअली डिजीज माइल्ड होती है, सेल्फ रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा, वो अपने आप ठीक हो जाती है। सो जिन लोगों को अब डिजीज हो गई और सिम्टम्स और सिम्टम्स आ गए तो ये एक टिपिकल वायरल इन्फेक्शन की तरह स्टार्ट होता है। तो सो सिम्टम्स क्या होते बड़ी हैं? बड़ी बॉडी एक होती है, शरीर बहुत दुखता है, हाई ग्रेड फीवर आता है बहुत ज़्यादा, कितना फीवर पहुंच जाता है? 103 4 ऐसे चला जाता है। सिर बड़ा दुखता है, आंखों के पीछे बहुत पेन होती है, लाइट अच्छी नहीं लगती, जी कच्चा होता है, घबराहट रहती है, कभी कभी बॉडी में रैश आ जाती है, लोगों को पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, बड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस आ जाती है। सो पेशेंट बहुत ज़्यादा इल फील करता है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो समझने की ये है कि जो फेब्राइल फेज़ या फीवर वाला फेज़ या बुखार वाला फेज़ है, ये इनिशियली 1 से 3 दिन या 4 दिन रहता है डेंगू में। उसके बाद जो फेज़ है वो फेज़ क्रिटिकल फेज़ है। बुखार जैसे ठीक होता है, जिन लोगों में डेंगू ने कॉम्प्लिकेट करना है वो तीसरे से छठे दिन बुखार के ठीक होने के बाद ये वाला पीरियड स्टार्ट होता है जिसको हम क्रिटिकल फेज कहते हैं। सो डेंगू का जो मच्छर है वो एक तो हम जैसे हमें पता है कि वो हमारे टीएलसी काउंट को नीचे कर देता है, हमारे प्लेटलेट्स को नीचे कर देता है, पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो छोटी छोटी खून की नलियाँ होती हैं बॉडी में जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ये कैपिलरीज में से फ्लूइड को लीक आउट करता है। सो तीसरे से छठे दिन फ्लूइड लीकेज के कारण क्या होता है कि बॉडी का ब्लड प्रेशर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाता है, बहुत एक्सट्रीम वीकनेस होती है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, पेशेंट को कई बार बहुत सीवियर अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, उल्टियाँ, ऐसी चीज़ें लग जाती हैं, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, सांस तेज़ चलना शुरू हो जाता है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। सो वो पेशेंट्स हैं जिनको डेंगू अब वार्निंग साइंस दिखा रहा है। ये खतरे का टाइम होता है? ये सबसे बड़ा क्या खतरे जान का को भी टाइम, खतरा होता है डेंगू से इस वक्त? जान को भी खतरा होता है। सो तीसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट, जैसे कैपिलरी लीक बढ़ती है हमारे, एक तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ब्लीडिंग कहाँ से होती है? ब्लीडिंग शुरू में तो लोगों को जैसे सिर्फ ब्रश करते हुए दांत से ब्लड आ रहा है तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, पर ब्लीडिंग जैसे अब धब्बे पड़ जाते हैं, कई बार स्किन के ऊपर पड़ जाते हैं, रैश अलग चीज़ है, धब्बे पड़ जाते हैं, या इवन ब्लीडिंग हमें इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कोई लैट्रिन के रास्ते से, कोई ऐसे उल्टी में खून, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। और एक और चीज़ जो डेंगू करता है वो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे अंगों को इन्वॉल्व करता है, तो वो लिवर को अफेक्ट कर सकता है, किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, किसी भी चीज़ को कर सकता है। सो इम्पॉर्टेंट जो बात यह है कि 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं: कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, कॉम्प्लिकेशन बिकॉज ऑफ लीकेज कैपिलरीज में से फ्लूइड लीकेज, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत फॉल कर सकता है, पेशेंट डेंगू शॉक में जा सकता है, और तीसरा हमारा ऑर्गन डैमेज, जिससे अंगों का डैमेज। तो ये सारा कॉम्प्लिकेटेड डेंगू है, सीवियर डेंगू है। ठीक पर है, ये सबको नहीं होता, ये बहुत कम, किसी को होता है। इसके बारे में इसी वजह से डेंगू से डेथ्स भी होती है। हाँ, इसी वजह से डेथ्स भी होती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ट्रेन ऑफ थॉट्स मेरी वहाँ से ट्रैक डाउन कहीं और चली जाएगी। डेंगू के 4 सीरो टाइप होते हैं, यानी 4 किस्म के डेंगू के सब टाइप कह लो वायरसेस हैं। ठीक है, नंबर 1 2 3 4। इनमें से टाइप 2 वायरस सबसे भयानक है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपको किसी को भी एक टाइम कभी भी डेंगू का अटैक आया तो वो वायरस दोबारा आपको अटैक लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकता। सो उदाहरण के लिए किसी को डेंगू हुआ, वैसे तो ये सब टाइप्स, सीरो टाइप्स हम चेक नहीं कर सकते इन अ नॉर्मल किसी भी रूटीन, टेस्ट में ये चेक नहीं होता, इसमें नहीं होता, बट ये इंस्टीट्यूशनल या बड़े सेंटर्स में किए जा सकते हैं, इन रूटीन हम नहीं कर सकते। सो इसमें क्या है कि किसी को सपोजिंग टाइप 1 से हुआ, उसको फिर लाइफ लॉन्ग टाइप 1 की इम्यूनिटी हो जाएगी, उसको टाइप 1 से दोबारा नहीं होगा। पर इसका ये मतलब नहीं है उसको डेंगू नहीं हो सकता, क्योंकि टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब सेकेंड अटैक ऑफ डेंगू आता है
तो एक बहुत भयानक किस्म का अटैक आता है इन केस आपको उसकी कोई दूसरी सीरोटाइप ने पहले अटैक किया हो। सो जिनको पहला अटैक डेंगू का आया उनको बहुत अधिक रखनी पड़ती है अपनी केयर सेफ्टी और केयर की प्रिवेंशन की तरफ कि दोबारा से डेंगू नहीं होना चाहिए, वेरी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सीवियर और खतरे में लाइफ खतरेमंद हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। राइट। अब ये हो गया कि डेंगू के हमने लक्षण पर बात कर ली, डेंगू के टाइप्स हो गए। अब जिसे डेंगू हो गया उसे अपने 3 से 4 दिन बाद बुखार उतर जाएगा, लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए इसमें ना कुछ सिम्टम्स हैं जिनके लिए हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। सो तीसरे चौथे दिन के बाद यूजुअली पेशेंट्स रिकवर करना शुरू कर देते हैं। तो यदि आपको बहुत कोई ऐसी जैसे मेंटल कन्फ्यूजन हो रही है, आपका सांस तेज हो रहा है, आपको घबराहट बहुत हो रही है, आपके पेट में बहुत दर्द है, आपको कोई उल्टियाँ लग गई, आपको बहुत एक्सट्रीम वीकनेस फील हो रही है, प्लस हम कुछ पैरामीटर्स ब्लड पे चेक करते हैं जिसके बारे में जब हम ब्लड टेस्टिंग की बात करेंगे हम करेंगे। सो ये सारी चीज़ों का पिक्चर हम फिर माइंड में लेकर चलते हैं कि ये पेशेंट कॉम्प्लिकेट हो सकता है, ये पेशेंट कॉम्प्लिकेट नहीं होगा। सो इसका ना एक बेसिकली फॉलो अप रखना पड़ता है, ये नहीं कि एक बार हमने टेस्ट कराया और हम करके और फ्री हो गए। राइट। चेक कैसे करते हैं कि ये डेंगू है या कुछ और? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइमिंग इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो जब हमारे को ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो हम सबसे पहले एक NS1 एंटीजन का टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है ये टेस्ट पहले 24 घंटे में नहीं करना चाहिए फीवर के, ठीक है। सो ये टेस्ट 1 से लेके 5 दिन तक, बुखार होने के 1 से 5 दिन तक हमें टेस्ट करना चाहिए। और जैसे जैसे एंटीजन लेवल नीचे आना शुरू होता है वैसे हमारी बॉडी की एंटीबॉडी बढ़ जाती है। तो एक बहुत गलत प्रैक्टिस जो है, लोग जाके डेंगू की एंटीबॉडीज टेस्ट करा लेते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे को और बोल देते हैं कि डेंगू नेगेटिव है। लैब्स वाले भी कहीं ऐसा गाइड कर देते हैं और ये एक गलत पेशेंट को गलत एक रास्ते पे पेशेंट चल जाता है। सो इम्पॉर्टेंट सबसे पहले जब आपने टेस्ट करना, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो 2 चीज़ें कीजिए। एक CBC अपना कंप्लीट ब्लड काउंट कीजिए और एक आप अपना NS1 एंटीजन कीजिए। NS1 एंटीजन यूजुअली 1-2 दिन तक पॉजिटिव आ जाता है। जो विंडो पीरियड है वो 1 से 5 दिन, पहले 3 से 4 दिन बुखार हुआ, वो हाँ जी। उतर जाता है, फिर सिम्टम्स आए, तो फिर कब कराना नहीं चाहिए? देखो नहीं, ये गलत हो गया। सो पहले दिन से ही सिम्टम्स आए, पहले 3 दिन से 4 दिन जो सिम्टम्स हैं वो एक नॉर्मल वायरल फीवर के सिम्टम है। रैश हो गई, गला खराब हो गया, सिर दर्द हो गया, हेडेक हो गई। अब आपको पता नहीं कि ये वायरल दूसरा वायरल है, कोई रेस्पिरेटरी वायरल है, कोई गले की इन्फेक्शन वाला वायरल है कि ये डेंगू है जी। सो जैसे आपको फीवर आया, सबसे सेफ मैं कहूँगा कि आप 48 घंटे बुखार होने के बाद एक CBC और एक NS1 एंटीजन टेस्ट कर लीजिए। ये टेस्ट नेगेटिव है तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, 100% नहीं फिर भी, बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये डेंगू नहीं है। ओके। ठीक है। अब ब्लड में हमने क्या देखना है? ब्लड में हमने देखना है, CBC में 3 चीज़ें देखनी है। हमने एक देखना है कि WBC काउंट, हमारा TLC। हर वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली ये नीचे आ जाता है, डेंगू में भी नीचे आता है। दूसरा हमने देखने हैं प्लेटलेट काउंट्स। अब प्लेटलेट काउंट्स यूजुअली चौथे से 5वें दिन नीचे आते हैं। हमारा सेकेंड डे कराने का सिर्फ एक जो लालच होता है वो होता है कि हमें पेशेंट के बेसलाइन प्लेटलेट काउंट पता लग जाए, नॉर्मल कितने हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने देखना है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता और बहुत लोग सिर्फ प्लेटलेट करते रहते हैं, वो हमारा हिमेटोक्रिट है या हमारा PCV है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो क्या होता है कि जैसे जिन पेशेंट्स में कैपिलरी लीक होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें क्या है, फ्लूइड आपकी ब्लड वेसल में से बाहर निकल रहा है। हमारा जो खून है वो 70% पानी है, ठीक है। तो जब पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा। जे हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा तो PCV जो है, हिमेटोक्रिट जो है, वो फॉल्सली बढ़ जाएगा।
ओके। हेमाटोक्रिट कुछ नहीं होता, जब हम रेड ब्लड सेल्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मशीन में घुमाते हैं, वो सारे सेल्स नीचे जाके बैठ जाते हैं, वो चीज़ को पीसीवी कहते हैं। कितने उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। तो ये हमें फॉल्सली हाई आएंगे। तो हम सेकेंड डे को 3 चीज़ें करते हैं, हम NS1 एंटीजन भी देख लेते हैं, हम हेमोग्लोबिन और पीसीवी भी देख लेते हैं, WBC भी देख लेते हैं और प्लेटलेट भी देख लेते हैं। अब जो पेशेंट चौथे 5वें दिन आया, क्योंकि अक्सर जब बुखार होता है तो लोग वेट करते हैं कि अच्छा हाँ। वायरल होगा 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा। हाँ, तो नॉर्मल आप घर के नुस्खे कर लिए, गला खराब है तो वो गर्म पानी के गरारे कर लो, गार्गल कर लो, ये चलता रहता है। तो मोस्टली डेंगू के लिए लोग बहुत लेटर ऑन लेट आते सोचते हैं, बहुत बाद में, चौथे 5वें 6वें दिन जब जब प्रॉब्लम सारा बढ़ती है। प्रॉब्लम बढ़ जी। जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब पेशेंट उस टाइम आया तब क्या करना है। सो उस टाइम पे हमने दोनों टेस्ट करने हैं, एक NS1 एंटीजन का भी करना है और हमने एंटीबॉडी का भी टेस्ट पर करना है। अगर नहीं आया फिर अगर लेट दोनों में आया। नहीं, अगर दोनों में एंटीजन नहीं आया तो एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई होगी। सो इनमें से जो दोनों नेगेटिव हैं, फिर इन ऑल प्रोबेबिलिटी हमें डेंगू की प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ 2 टाइप की होती हैं, एक IgG होती हैं, IgM होती हैं। IgM एंटीबॉडी को देखना है क्योंकि IgM एंटीबॉडी रीसेंट इन्फेक्शन के बारे में बताती है, IgG एंटीबॉडी एक पुरानी इन्फेक्शन के बारे में बताती है। और ये टाइम बिल्कुल सही टाइम है जब हमारे प्लेटलेट्स, हमारा पैक्ड सेल्स यानी हेमाटोक्रिट को देखने का टाइम है, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि पेशेंट में 2 कॉम्प्लिकेशंस, एक कोई कैपिलरी लीकेज तो नहीं ज़्यादा हो रही जो ज़्यादा भयानक कॉम्प्लिकेशन है, और दूसरा पेशेंट के प्लेटलेट्स कितने हैं। राइट। अब जो 3 फेजेस है, एक पहला फेज, दूसरे फेज में तो कॉम्प्लिकेशन आप बता रहे हैं कि बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद तीसरा फेज जब जो रिकवरी का पीरियड होता है। हाँ, रिकवरी का पीरियड है, पर इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस कैसे आती हैं, अब किसी को डेंगू हो गया और उसके ब्लड प्रेशर नीचे चल रहा था, ठीक है, और पेशेंट को ऑब्वियस है कि सारे हाइड्रेट कर रहे हैं, कई बार जाके पेशेंट्स खुद से ड्रिप्स लगवा रहे हैं या लोग ड्रिप लगा रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंट का जो पानी की मात्रा है उसके खून की नलियों में वो कम है, बट उसकी ओवरऑल बॉडी में पानी कम नहीं है क्योंकि वो कैपिलरी लीक करके बाहर टिश्यूज़ में गया हुआ है। अच्छा। ठीक है। अब हमने अंदर उसका बीपी बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए फ्लूइड ज़्यादा डाल दिया, ठीक है। अब रिकवरी फेज आई तो जो फ्लूइड बाहर गया था वो भी अंदर आ गया, तो हमारी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो गया। और ऐसे पेशेंट्स जो वल्नरेबल यानी कि जिनको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है, हम देखते हैं रिकवरी फेज में वो पेशेंट हार्ट फेलियर में चले गए, हम देखते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, हम देखते हैं कि उनको मेंटल कन्फ्यूजन हो गई, इवन सीजर्स हो गए। सो रिकवरी फेज भी एक इम्पॉर्टेंट फेज है, ये नहीं कि आपका डेंगू चला गया तो काम खत्म हो गया। सो आइडियली रिकवरी फेज में हम थोड़ा वाटर रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, और रिकवरी फेज में जो वल्नरेबल पेशेंट है, जैसे कोई एल्डरली है, हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, ओबीज है, तो उन पेशेंट्स का भी हम मॉनिटरिंग रखते हैं। उनको या तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी पड़ती है और कई बार फ्लूइड रिमूव करने की दवाइयाँ भी देनी पड़ जाती हैं। सो डेंगू के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरा फॉलो अप 10 दिन का अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ रखें। ऐसा नहीं है कि वो कह दिया जी बस आप नारियल पानी पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए क्योंकि पानी की ज़रूरत है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट जो आप बता रहे हैं कि डेंगू में सबको ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी कैपिलरीज लीक हो रही होती हैं ये, पर जिनकी नहीं हो रही हैं वो देखो, एक नॉर्मल हाइड्रेशन तो करनी है, और आपने नॉर्मल हाइड्रेशन से थोड़ी ऊपर करनी है, 400-500 ml एक्स्ट्रा लेनी है, विच इज़ ओके, पर आपने ओवर हाइड्रेट नहीं करना। कई लोग पागलों की तरह 5-5 लीटर पीना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं करना। आपने एक नॉर्मल ले लो, जो आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो चल रहा है 500 ml ऐड कर लीजिए, बट आपने ओवर नहीं करना, क्योंकि ओवर जो है, जितना आप ओवर लेंगे बाद में आपका जे लीकेज है तो वो वापस आएगा ही आएगा। और जे आपकी ब्लड प्रेशर नीचे है तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट लीकेज का हो सकता है आपकी बॉडी में। राइट। अच्छा, डेंगू का इलाज कैसे करते हैं आप? ओके, सो डेंगू का इलाज मेनली सिम्टोमेटिक है। हम इसको तीनों फेजेस में देखते हैं। तो पहले फेज में तो हमने सिम्टम ट्रीट करने हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्रोसिन, पैरासीटामोल, जो भी ये दवाइयाँ हैं बुखार की
सिर्फ पैरासीटामोल सॉल्ट, सुक्रोसिन, डोलो, कैल्पॉल, ये वाली दवाइयाँ ही लेनी है। हमने डिस्प्रिन नहीं खानी, हमने ब्रूफन नहीं खानी, हमने जिस भी ड्रग में ये जिस भी कोई कॉम्बिनेशन में ये ड्रग है नहीं खानी। अक्सर पेशेंट डर जाते हैं, बुखार बहुत हाई है तो इसको जी दे दो, आप ब्रूफन दे दो, इसको कॉम्बिफ्लैम दे दो, इसको ये दे दो, वो नहीं देनी, बिकॉज ये सारी ड्रग्स प्लेटलेट्स पे इफेक्ट करती हैं, पैरासीटामोल नहीं करती। सो फर्स्ट फेज़ में हमने पट्टियाँ रखनी है, पेशेंट को कंफर्टेबल करना है, हाइड्रेशन ठीक रखनी है, और पेशेंट को बुखार जब चढ़े तो उसको एंटीपायरेटिक या ऐसी दवा देनी है। हमने बेसलाइन टेस्ट करवा लिए, तो ये फर्स्ट फेज़ की मैनेजमेंट हो गई। सेकेंड फेज़ में अब क्रिटिकल फेज़ हम severe है। एंटिसिपेट कर रहे हैं, सबको नहीं होता, बहुत कम लोगों को होता पर है। प्रॉब्लम तो सबको थोड़ी पहले फेज से ज्यादा ही होगी। हाँ, तो जो लोग तो रिकवर कर रहे हैं वो सेफ है। हमने एक इंटरिम पीरियड में एक बार प्लेटलेट्स दोबारा चेक करा के देख लेने हैं, पर यानी मैंने सेकेंड देखा है कि फेज में। जब डेंगू होता है तो लोग हर रोज प्लेटलेट चेक मैं करते हैं, उसके वो बारे कब में होते हैं? उसके बारे में भी ओके, बात कर लेते ओके। हैं। तो जो क्रिटिकल फेज है, जैसे जब आ सकता है, जो सेकेंड फेज है डिजीज़ का 3 से 6 दिन, इसमें कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि हम सेफ हैं या हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं। तो वार्निंग साइंस मैंने पहले आपको बताए, दोबारा रिपीट करता हूँ। पेट दर्द हो गया, उल्टियाँ लग गई, कोई मेंटल कन्फ्यूजन हो गई, बहुत घबराहट होनी शुरू हो गई, हाथ पैर ठंडे ज़्यादा हो गए, शरीर ठंडा महसूस कर रहा है, बीपी फॉल कर गया, पल्स तेज हो गई, ये सारे सिम्टम हैं कि भाई हमारे सेकंड स्टेज में ये वार्निंग साइंस आ रहे हैं। सो उस टाइम पे हम अपने हेमाटोक्रिट को चेक करते हैं, पीसीवी को, और हम अपने प्लेटलेट्स को चेक करते हैं। सो हेमाटोक्रिट बढ़ रहा, प्लेटलेट्स कम हो रहे, दोनों ये इंडिकेट करते हैं कि हम अपने रेगुलर फ्रीक्वेंट टेस्टिंग कराएं। ठीक है। अब फ्रीक्वेंट टेस्टिंग का क्या मतलब है? आपके जो प्लेटलेट्स 50,000 से नीचे हैं, फिर आप कुछ दिन डेली एक टाइम करवा लीजिए। जे वो 50,000 से ऊपर है तो आप ऑल्टरनेट डे भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट्स कितने होते हैं किसी 1.5 लाख क्षेत्र- से 4.5 लाख ओके। नॉर्मल प्लेटलेट्स इतने रहते हैं। और कितना वक्त लग जाता है प्लेटलेट्स ठीक होने में जब डेंगू होता है? देखो, ये डिपेंड करता है कि कहाँ तक फॉल किए, मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता। बट प्लेटलेट्स क्रिटिकल, हम बात करें कि क्रिटिकल का क्या मतलब है। अब लोग 30,000 पे भी भागना शुरू हो जाते हैं। 10,000 से पहले, 10,000 से नीचे हमने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी। जो प्लेटलेट्स बाहर से डालते बाहर हैं वो से नहीं हम करानी वो है। नहीं करनी। अगर 10,000 तक आ जाए उसके बाद डॉक्टर्स उसके बाद करते करनी हैं। है, या 10,000 से ऊपर जे आपके कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी है या आपको ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई, फिर 10,000 से ऊपर भी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। और दूसरा, जे किसी का ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, फिर डेफिनेटली आपको हॉस्पिटलाइज होना है, क्योंकि उस टाइम पे आपको एक टाइप के फ्लूइड्स, क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, उनको चढ़ाना पड़ता है, जो भी वो फिर एक आईसीयू मैनेजमेंट वाली बात आ जाती हाँ, है। कई बार हॉस्पिटलाइज कराना ही पड़ता है, हाँ जी, अस्पताल में दाखिल कराना पड़ता बिल्कुल। है डेंगू में, पर हर केस में ऐसा हर जरूरी केस नहीं में है। ऐसा नहीं है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब जैसे रिकवरी फेज आ रही है, जो ये फ्लूइड लीक हुआ है, कई बार ये फ्लूइड हमारी एब्डोमिनल कैविटी में लीक हो जाता है, कई बार ये फ्लूइड हमारे फेफड़ों के बाहर लीक हो जाता है, तो वहाँ पे इफ्यूजन कर देता है या पेट में पानी भर जाता है। तो ऐसी भी कॉम्प्लिकेशंस नोन है। तो इन केस पर उसके सिम्टम्स हमें नहीं पता लगते। सिम्टम्स आएंगे, सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, पेट दर्द होगा, तो ऐसे सिम्टम्स हों तो फिर आपको डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो मेडिसिन दी जाती हैं इस मेडिसिन पीरियड मेनली, में? इसमें ऐसा कोई मेडिसिन का स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है डेंगू के लिए। जो ये सारे हैं ये फूड फैड्स हैं, इनके ऊपर कोई ट्रायल नहीं हुए कि पपीते के पत्ते खा लो या हाँ, मैं इस नारियल पे अभी पानी पी आऊंगी, लो। अभी आऊंगी हाँ, पूरी डिटेल सो में इसमें रिकवरी में। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट होती है। सो जो ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके फोकस करके प्रॉपर फ्लूइड मैनेजमेंट की जाती है। प्रॉपर, एक तो हम बीपी बाहर देखते हैं, ठीक है ना, ये हमारा पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है। पर ऐसे केसेस में जहाँ कॉम्प्लिकेशन होती है, एक सेंट्रल लाइन डाल के सेंट्रल ब्लड प्रेशर देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर फ्लूइड मैनेज किया जाता है। तो स्लोली स्टेडली जो बाहर फ्लूइड गया है, जैसे पेशेंट वो क्रिटिकल फेज से निकलता है, वो फ्लूइड वापस आ जाता है खुद, और वो फ्लूइड आने से पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। रिकवरी स्टार्ट। अब जो थर्ड फेज है वो रिकवरी पीरियड है।
अब इस रिकवरी पीरियड में किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ खाने-पीने का भी ख्याल रखना चाहिए, ये खाना है, वो नहीं खाना सो डेंगू में? खाना हमने सादा रखना है। ट्राई कीजिए कि कोई ज़्यादा मिर्च मसाले, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पीनी, अल्कोहल नहीं लेनी। सो घर का बना हुआ ताज़ा साफ़ खाना, फ्रूट्स खाइए, अपनी वेजिटेबल्स खाइए, घर का खाना खाइए। हाइड्रेशन अच्छी रखिए, कम से कम 2 लीटर, सवा 2 लीटर फ्लूइड्स रखिए। ये फ्लूइड्स जो हैं, जैसे नींबू पानी हो गया, जैसे नारियल नारियल पानी पानी है। हो गया। जैसे नींबू पानी में विटामिन सी है, प्लेटलेट्स के लिए थोड़ी हेल्प करती है, और नारियल पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो जो लोग नहीं प्रॉपरली कंज्यूम कर पा रहे, उनके इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं बॉडी में, किसी को वॉमिटिंग हो रही है। सो ये सारे हेल्प करते हैं डेफिनेटली। लस्सी भी पी बट सकते हैं लस्सी भी डेंगू पी में? सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं। सो ये हेल्प करते हैं, बट ये एक सप्लीमेंट है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो प्रॉपर मैनेजमेंट ही है। हाँ, कुछ कुछ है जो नहीं खाना? वही बताया मैंने, जैसे स्पाइसेस ज़्यादा, ओके। ऑयली फूड ज़्यादा, मतलब हैवी चीज़ें कम खाइए, लाइट चीज़ें ज़्यादा जैसे खाइए। बीमारी में देखभाल होती है हाँ, वैसे ही जैसे करनी है, वैसे नॉर्मल। बिल्कुल सेम सेम देखभाल। अच्छा, ये मैं क्योंकि बार बार हम बीच में भी बात कर रहे थे कि पपीते के पत्ते दे दो या बकरी का दूध दे दो, कीवी खिलाओ, कीवी से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं? कीवी विटामिन सी बेसिकली ना, जितने भी ये विटामिन सी रिच फूड्स हैं, तो उसमें तो वो फिर आप प्लेटलेट सप्लीमेंट। अमरूद भी खा सकते हैं, आप कीवी भी खा सकते हैं, आप नींबू पानी भी ले सकते हैं। देखो, ये नहीं है कि इमिडिएटली खाने से कुछ हो जाने हाँ, वाला है, बट ये वो जैसे विटामिन सी हम अपनी नॉर्मल रूटीन नॉर्मल। में खाते हैं वो वैसे ही है। और ये बकरी का दूध और पपीते के पत्ते? मैम, ये सारे फूड फैट्स हैं। आई मतलब इन पे कोई साइंटिफिक ऐसे डेटा नहीं है, पर किसी ने खाने या पीने, या किसी को मन की तसल्ली है तो जरूर करें, हम हाँ, ऐसे उनको इससे मना कोई नहीं डेंगू करते। ठीक नहीं होने वाला या हम रिकवर नहीं होने हम वाला। देखो, ऐसा है कि हम इसमें न्यूट्रल स्टैंस लेते हैं डॉक्टर्स, कि जैसे आपका मन है आप कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। राइट, डॉक्टर्स नहीं सजेस्ट करते, बट हाँ, ये आपने जो इन केस करना है, आपके मन की तसल्ली है, आपको ये बिलीफ पर है, ये आपकी इलाज नहीं है डेंगू ये का। इलाज नहीं है। राइट। जी। अच्छा, अब किसी को डेंगू एक बार हो गया तो क्या दोबारा भी हो सकता है? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डेंगू के हमने पहले बात की कि 4 सीरो टाइप्स हैं, 1 2 3 4। जब भी आपको एक सीरो टाइप का डेंगू हुआ, तो आपको उस सीरो टाइप का डेंगू दोबारा नहीं हो सकता। सो आपको नंबर 1 हो गया या नंबर 3 हो गया, पर वो हम बाहर कम्युनिटी में हमने बात की है कि हम उसको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो आपको डेंगू जो है किसी और सीरो टाइप का फिर भी हो सकता है। पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब एक बार डेंगू हुआ, तो आपको बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए उस टाइप के सीरो टाइप की। जी। अब आपको डेंगू हो गया दूसरी बार सेम सीरो टाइप का हुआ, आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके पास एंटीबॉडी है। दूसरे सीरो टाइप का हो गया तो मुसीबत नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसको एक मेडिकल अपने टर्मिनोलॉजी में एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपके पास पहले एंटीबॉडीज़ हैं, तो नेक्स्ट अटैक में एक बहुत भयानक अटैक आता है, जो कि यूजुअली एक कॉम्प्लिकेटेड अटैक होगा। उसमें बहुत ज़्यादा केयर की हाँ, ज़रूरत पड़ती होगी, उसमें या मतलब चांस इंटरवीन जल्दी करना है? इंटरवीन भी करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को रिस्क ज़्यादा रहेगा कॉम्प्लिकेशंस का, कॉम्प्लिकेटेड डेंगू का, डेंगू शॉक का, डेंगू हेमरेज का, डेंगू सीवियरिटी का। डेंगू से डेथ्स क्यों हो जाती हैं? डेथ्स इसी कारण होती हैं, 3 कारण हैं बेसिकली। पहली, कैपिलरी लीकेज। ये ज़्यादा फ्लूइड आपकी बॉडी से लीकेज हो गई तो क्या होगा, ब्लड जो है, ब्लड वॉल्यूम कोलैप्स हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कोलैप्स हो जाएगा तो सर्कुलेशन बंद हो जाएगी, एक। दूसरा, हेमरेज। सो जब प्लेटलेट्स एक क्रिटिकल लेवल से नीचे चले गए, 5000 रह गए, 2000 रह गए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि प्लेटलेट्स हमारे ब्लीडिंग को रोकते हैं, ठीक है। राइट। तो वो सेकेंड रीज़न है। तीसरा, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। सो बहुत भयानक तरह से लिवर अफेक्ट हो गया, हार्ट अफेक्ट हो गया, लंग्स अफेक्ट हो गए, तो उससे हमारे ऑर्गन डैमेज के कारण, सो मल्टीपल रीजंस हैं जिसके कारण हमारे डेथ्स हो सकती हैं। कितना वक्त लग जाता है डेंगू से रिकवर होने में कि एक इंसान स्वस्थ हो गया, अब ठीक है? क्योंकि शायद वीकनेस बहुत हो जाती है डेंगू हाँ, में। डेंगू के बाद वीकनेस बहुत हो जाती है, एक बड़ा वेरिएबल आई वुड से पीरियड है, बट मोस्टली लोग डेंगू के फीवर के बाद, फीवर ठीक होने के बाद, रिकवरी फेज के बाद, जो कि हम पूरी इलनेस ये 10 दिन की लें तो 10 से 15 दिन और लग जाते हैं। मोस्ट पेशेंट्स तब तक नॉर्मलाइज
हो जाते हैं। कुछ खास देखभाल करनी पड़ती है आफ्टर केयर में डेंगू हाँ के जी, बाद? आफ्टर केयर में रेस्ट करें, अपनी हाइड्रेशन ठीक रखें, ओवर हाइड्रेट ना करें, अच्छे पदार्थ खाएं और बॉडी की इम्यूनिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसको रिकवर होने दें। राइट। अच्छा, एक घर में किसी एक को डेंगू हो गया तो वो मच्छर तो वहीं पे घूम रहा होता है, तो वो दूसरे को भी अटैक कर सकता है? हम्म, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने पहले बात की थी इंक्यूबेशन पीरियड की, ये है इन्फेक्टिविटी पीरियड। अब सपोज करो घर में एक मेंबर को डेंगू हो गया, उससे तो नहीं होगा, काटना तो मच्छर नहीं है। काटना तो मच्छर ही है। तभी हाँ, होगा सो डेंगू। जब एक इंसान दूसरे इंसान को डायरेक्टली ट्रांसमिट करता है उसको हम कहते हैं कंटेजियस। मैं खांसा, मैंने आपको वायरस दे दिया, ठीक है। बट इसमें क्या, अब मच्छर ने पहले डेंगू के पेशेंट को काटना है और फिर उसने काटना है दूसरे फैमिली मेंबर को जिसको डेंगू नहीं है, तो उसने ट्रांसमिट करना है। अब ये कैसे होने वाला है? सरप्राइजिंग बात ये है, और इंटरेस्टिंग बात, रादर नॉट सरप्राइजिंग बात ये, कि जिस दिन आपका फीवर स्टार्ट हुआ उससे 2 दिन पहले से आप इन्फेक्टिव हो गए हो। सो आपको अभी सिम्टम नहीं आए या आपको हल्की फटीग हो रही है, अब मच्छर आपको काट गया तो तब भी मच्छर आपका वायरस दूसरे फैमिली मेंबर को ट्रांसमिट कर सकता है। एक तो मच्छर के काटने से डेंगू हुआ, अब किसी और मच्छर अगर कोई काटता है, हाँ जी, तो उस वो मच्छर अगर घर के किसी और मेंबर को काटेगा तो डेंगू होगा? तो डेंगू होगा। ओके। तो आप ये देखो, सपोजिंग एक मच्छर ने, हम ऐसे करके गिनते हैं कि ए और बी, ए है पेशेंट जिसको ऑलरेडी डेंगू का मच्छर काट चुका है और उसके अंदर डेंगू बनना शुरू हो गया। हाँ, अब ठीक दूसरा है, मच्छर है। अब 1 मिनट, तो ये पेशेंट को हमें 3 से 10 दिन लग जाने हैं डेंगू के सिम्टम्स आने को, ठीक है। तो अब इसके अंदर डेंगू का वायरस बढ़ना शुरू हो गया, अभी इसको सिम्टम नहीं आए, सिम्टम आने से 48 घंटे पहले तक जे कोई मच्छर कोई और आ गया और इसको काट के अब बी को काट गया, तो तब भी उसको डेंगू हो सकता है। और जब एक बार इसको सिम्टम आ गए तो पहले 4 से 5 दिन तक बुखार आने के बाद भी काट गया। तो इन्फेक्टिव पीरियड एक्चुअली जो है, जो ए पेशेंट है इसका 2 दिन बुखार आने से पहले और 5 दिन बुखार आने के बाद तक ये बाकी लोगों को और डेंगू कर सकता है। अब बुखार से पहले का तो हमें पता नहीं लगेगा, पर जब फीवर आ जाए तो कोशिश ये करनी है, इंपॉर्टेंट बात, कि घर में फुल स्लीव्स डाल के आपने पेशेंट ए को भी फुल स्लीव में रखना है और बाकी सब ने भी फुल स्लीव्स में रहना है। उसके साथ रूम प्रेफरेबली शेयर मत करें, घर में चेक करें मच्छर प्लस घर में चेक करें कि कोई हमारे कोई पानी की वो तो नहीं है। पर इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मच्छर की जो एरियल फ्लाइट है वो 300 से 500 मीटर होती है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके घर में पानी खड़ा हो, आपके 10 घर दूर भी खड़ा हो, तो तब भी मच्छर की फ्लाइट बेसिकली मच्छर से बचना है, तभी आप डेंगू से बच सकते हैं। कोई वैक्सीन भी है डेंगू से बचने के लिए? हाँ जी, सो कुछ वैक्सीन्स हैं डेंगू की। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो WHO रेकमेंड करता है वो रेकमेंड ये करता है कि वैक्सीनेशन हमने उनको करनी है जिनको पहले एक अटैक आ चुका हो डेंगू का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेकंड अटैक आएगा तो भयानक आएगा। हमने उनको वैक्सीनेट नहीं करना जिनको कोई भी अटैक ना आया हो। आज की डेट में हमारी कंट्री में ना वैक्सीन की अप्रूवल है और ना वैक्सीन अवेलेबल है, बट हमारी कंट्री में भी अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, एक वैक्सीन बन रही है डेंगू की जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2027 में शायद लॉन्च होगी। सो आज की डेट में इंडिया के अंदर हम कोई वैक्सीनेशन नहीं कर रहे। आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि इस मौसम में आप बचिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए और पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, और अगर हो जाए तो उसकी फिर केयर। और प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर एक पार्टिसिपेटिव केयर चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। पेशेंट अवेयर होगा तो उसको पता होगा कि ये पीरियड मेरा क्रिटिकल है, मुझे जाकर टेस्ट कराना है या फॉलो अप रखना है अपने ट्रीटिंग डॉक्टर। सो दिस इज योर कैरी होम मैसेज। यस।